देखिए, जब आप पैदा हुए थे तब आप बच्चे थे, फिर धीरे धीरे आप बड़े होने लगे, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कैपेबिलिटी लगातार इंप्रूव होती रही। 30-35 साल तक आते आते आप अपने पीक तक पहुंच जाएंगे, पहुंच चुके होंगे। इसके बाद समय के साथ आपके शरीर के अंदर ढलावट आनी शुरू होगी, गिरावट आनी शुरू होगी। 60 साल तक ज़्यादातर लोगों को कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेती है। और अगर मैं इंडिया की स्पेसिफिकली बात करूं तो 70 साल तक आते आते ज़्यादातर लोग इस दुनिया से अलविदा ले लेते हैं। ये एक टिपिकल ह्यूमन लाइफ साइकिल है और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हो रहा है, ये चीज़ मेरे साथ भी होगी, ये चीज़ आपके आसपास वाले लोगों के साथ भी हो रही है, ये उनके साथ हो चुकी है जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उनके साथ भी होगी जो अब इस दुनिया में पैदा होंगे। ये जो साइकिल ऑफ बर्थ टू डेथ है, ये बार बार रिपीट होती रहती है और यही कुदरत का नियम है। दिस इज द नेचर्स लॉ। ठीक वैसे ही मार्केट भी चलती है। कोई भी ट्रेंड शुरू होता है वो छोटा होता है, फिर धीरे धीरे वो मोमेंटम पकड़ता है, उसकी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है और एक टाइम आता है जब वो ट्रेंड पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है, अपनी पीक तक पहुंच जाता है। इसके बाद उसमें करेक्शंस, डिक्लाइंस और गिरावट होनी शुरू हो जाती है। ये पैटर्न बार बार रिपीट होता रहता है। इस पैटर्न को सबसे अच्छी तरीके से समझाया था रैल्फ नियल्सन एलियट ने, जिनके नाम पे एलियट वेव थ्योरी भी बनी है। इसकी मदद से आप किसी भी ट्रेंड की पूरी लाइफ साइकिल को अच्छे से समझ सकते हैं और अगर आप ट्रेंड को सही तरीके से पकड़ना सीख गए तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एलियट वेव थ्योरी के क्या रूल्स हैं, क्या गाइडलाइंस हैं, एलियट वेव और फिबोनाची का क्या रिलेशनशिप है, कुछ कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स को एक्सप्लोर करेंगे और साथ ही साथ इस थ्योरी के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस के ऊपर भी चर्चा हम लोग करेंगे, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर मिल सके कि जो ट्रेंड आप देख रहे हैं वो अपनी लाइफ साइकिल के अंदर कहाँ पे है। क्या ये वो टाइम है कि जहाँ पे मैं एंट्री ले सकता हूँ मार्केट के अंदर, या फिर मेरे को सिट आउट करना चाहिए। ग्रीटिंग्स एवरीवन, मेरा नाम है अंकित भारद्वाज और मैं स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल के ऊपर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे से आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियो, ये कंटेंट आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल सो दैट वी कैन ग्रो। आपका हर सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है कि ताकि हम और भी अच्छा और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आ सके। सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो। थैंक्स इन एडवांस। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। देखिए, एलियट वेव थ्योरी एक सिंपल से एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि मार्केट हमेशा 5 और 3 के वेव पैटर्न में मूव करती है। मतलब पहली 5 वेव्स मार्केट को डायरेक्शन के अंदर लेके जाएंगी और बाकी की 3 वेव्स उसको करेक्शन या रिट्रेसमेंट करेंगी। अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है तो पहली 5 वेव्स प्राइस को ऊपर लेके जाएंगी और फिर 3 वेव्स उसको रिट्रेस करके नीचे लेकर आएगी। इसके उल्टा अगर मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है तो जो पहली 5 वेव्स है ट्रेंड की वो मार्केट को नीचे लेके जाएंगी और वापस 3 के अंदर रिट्रेसमेंट आपको देखने को मिलेगा और यही एक पूरा पैटर्न कंप्लीट करता है। जो 5 वेव्स प्राइस को ट्रेंड की डायरेक्शन में लेके जाती हैं उनको हम मोटे वेव्स कहते हैं और इनको हम लेबल करते हैं 1 से 5 तक। जो वेव्स करेक्शन करती हैं अनसरप्राइजिंगली उनको हम करेक्टिव वेव्स कहते हैं और इन्हें हम लेबल करते हैं A, B और C से। अब इन मोटिव वेव्स और करेक्शन वेव्स को फर्दर डिवाइड किया जाता है। ट्रेंड की डायरेक्शन में जाने वाली वेव्स को कहते हैं इंपल्स वेव्स, जैसे 1, 3, 5, A और C वेव आपकी। जबकि करेक्शन वाली वेव्स जैसे कि वेव 2, वेव 4 और वेव V कहलाती हैं करेक्टिव वेव्स। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, एलियट वेव फ्रैक्टल नेचर की रहती है, यानी ये जो पैटर्न है वो अलग अलग डिग्रीज में बार बार रिपीट होता रहता है। थ्योरेटिकली अगर बात करूं तो इनफाइनाइट। इसलिए हर इंपल्स वेव के अंदर आपको 5 सब वेव्स देखने को मिलेगी और हर करेक्टिव वेव के अंदर भी आपको 3 सब वेव्स देखने को मिलेगी। यानी जो बड़ा पैटर्न है वो छोटे स्केल के ऊपर लगातार रिपीट होता रहता है और यही चीज कहलाती है फ्रैक्टल नेचर। चलिए अब आपको मैं डायग्राम की मदद से इसको थोड़ा सा और ज्यादा स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम प्लॉट करेंगे मार्केट की जो जनरल डायरेक्शन है, यानी एक अप मूव और एक डाउन मूव। इसके बाद हम प्लॉट करेंगे एलियट वेव्स, जिसके अंदर हम मोटिव वेव 1 to 5 और करेक्टिव वेव्स A, B, C दिखाएंगे। इसके बाद हर वेव को इंपल्सिव और करेक्टिव वेव से मार्क करते हैं। अब हर इंपल्स वेव को अगेन 5 सब वेव्स में और हर करेक्टिव वेव्स को 3 सब वेव्स में डिवाइड करते हैं। अगर आप वेव 1 को ध्यान से देखिए तो ये एक इंपल्स वेव है और इसके अंदर आपको 5 सब वेव्स देखने को मिलेगी। वेव 2 करेक्टिव वेव्स है और इसके अंदर आपको 3 सब वेव्स देखने को मिलेगी।
ये पैटर्न बार बार रिपीट होगा वेव 3 के अंदर, वेव 4 में, वेव 5 में, ए बी सी सभी वेव्स के अंदर ये पैटर्न रिपीट होगा। और यही है फ्रैक्टल पैटर्न की ब्यूटी। जब आप सब वेव्स और मेन वेव्स को प्लॉट करना सीख जाते हैं तो प्राइस एक्शन आपके सामने एकदम क्लियर और स्ट्रक्चर्ड वे में दिखने लगता है। अब वेव और सब वेव में कंफ्यूजन को दूर रखने के लिए और चीजों को नीटली ऑर्गेनाइज रखने के लिए एलियट वेव को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है एज पर द टाइम होराइजन। सबसे ऊपर आती है ग्रैंड सुपर साइकिल, जो कि लगभग 1 सेंचुरी यानी 100 साल की होती है। इसके बाद आती है सुपर साइकिल, उसके बाद साइकिल, फिर प्राइमरी, इंटरमीडिएट, माइनर, मिनट, मिनुटे और सबसे छोटी सबसे नीचे है सब मिनुटे। यानी बड़ी से छोटी वेव तक हायरार्की पूरी तरह से क्लियरली डिफाइंड है। इसके अलावा हर वेव को हम 3 हिस्सों में भी बांट सकते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। पहला कैरेक्टरिस्टिक आएगा आपका फॉर्म, यानी जो क्लासिक आपको 5 और 3 का पैटर्न दिखता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है रेशोस। रेशो से आप समझ सकते हैं यानी फिबोनाची रेशोस का क्या रिलेशनशिप है एलियट वेव्स के साथ, कैसे वो इंटरैक्ट करती है, ये भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहता है। उसके बाद है टाइम कि वेव की ड्यूरेशन कितनी लंबी है कितनी छोटी है। इन तीनों में जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी वो हमेशा फॉर्म को दी जाएगी, यानी 5 और 3 का जो पैटर्न है उसको दी जाएगी, क्योंकि ये जो पैटर्न है यही एलियट वेव की कोर है, यही उसकी पहचान है। एलियट वेव थ्योरी में कुछ रूल्स और गाइडलाइंस भी होती हैं। यहाँ फर्क समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रूल्स कभी भी नहीं तोड़े जा सकते। अगर आपने रूल्स तोड़े तो पूरा का पूरा वेव काउंट ही गलत हो जाएगा, जबकि गाइडलाइंस थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है, अक्सर फॉलो तो होती हैं लेकिन एक्सेप्शंस पॉसिबल है। अब चलिए एलियट वेव के जो मेन रूल्स हैं उनकी तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या वो कहते हैं। रूल नंबर 1, वेव 2 कभी भी वेव 1 के स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे रिट्रेस नहीं कर सकती। अगर ऐसा होता है तो फिर हम वेव 1 और वेव 2 की बात नहीं करें, वी आर टॉकिंग इंटायरली समथिंग एल्स। रूल नंबर 2 ये कहता है कि वेव 3 कभी भी सबसे छोटी वेव नहीं हो सकती इस पैटर्न के अंदर। दरअसल वेव 3 हमेशा सबसे ज्यादा स्ट्रांग और सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। सबसे बड़ा मूव आपको वेव 3 के अंदर ही देखने को मिलता है। रूल नंबर 3 हमारा कहता है कि वेव 4 कभी भी वेव 1 के प्राइस जोन के अंदर रिट्रेस करके नहीं आएगी। अगर ऐसा होता है तो वो एलियट वेव का पैटर्न नहीं है, यानी वेव 1 और वेव 4 के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। ये सिंपल और ऑब्जेक्टिव रूल्स ट्रेडर को ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं और जो गलत वेव काउंट्स हैं उनको तुरंत डिस्कार्ड करने में भी मदद करते हैं। इन 3 बेसिक्स रूल के अलावा कुछ और बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो ये कि हर मोटिव वेव की इंपल्स वेव के अंदर भी आपको कम से कम 5 सबवेव्स होना जरूरी है। दूसरा, वेव 5 भले ही छोटी हो, वो वेव 3 को क्रॉस करने में नाकाम रहे, जिसको हम ट्रंकेशन कहते हैं, लेकिन वेव 3 हमेशा कम से कम वेव 1 से बड़ी होनी ही चाहिए। चलिए इसको अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता था हमारा कि वेव 2 कभी भी वेव 1 के स्टार्टिंग पॉइंट के नीचे नहीं जाने चाहिए। अगर वेव 2 वेव 1 के स्टार्टिंग पॉइंट से नीचे नहीं गई तो ये एक करेक्ट पैटर्न है, लेकिन अगर वेव 2 वेव 1 के स्टार्टिंग पॉइंट को तोड़ देती है तो ये काउंट पूरी तरीके से इनवैलिड हो जाएगा। रूल नंबर 2, वेव 3 कभी भी सबसे छोटी नहीं हो सकती, बल्कि एलियट वेव के अंदर जो वेव 3 है वो हमेशा सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्ग मानी गई है। आप अपनी स्क्रीन पर जो डायग्राम देख रहे हैं ये एक इनकरेक्ट वेव 3 काउंट है। असल में यहाँ पे वेव 3 के बजाय वेव 3 का एक्सटेंशन दिख रहा है आपको, यानी लोअर टाइम फ्रेम पे जो वेव 3, वेव 4 और वेव 5 दिख रही है वो वास्तव में वेव 3 का एक्सटेंशन है। यही कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले वेव कैटेगरी के अंदर और टाइम होराइजन्स में देखा था। इसको इस तरीके से डिनोट हम कर सकते हैं, लेकिन करेक्ट वेव काउंट में वेव 3 हमेशा सबसे लंबी और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ही दिखेगी। रूल नंबर 3, वेव 4 कभी भी वेव 1 के प्राइस जोन के अंदर नहीं आ सकती, यानी दोनों के बीच में हमेशा एक क्लियर गैप होना चाहिए। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वेव 4 वेव 1 के प्राइस जोन में घुस चुकी है, इसलिए ये जो वेव काउंट है ये इनवैलिड हो जाता है, जबकि वैलिड काउंट में वेव 4 वेव 1 के प्राइस जोन से बाहर ही रहेगी। रूल नंबर 4, हर मोटिव वेव के इंपल्स वेव के अंदर आपको 5 सबवेव्स होना जरूरी है। वैसे ही हर करेक्टिव वेव के अंदर भी आपको 3 सबवेव्स चाहिए। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं है तो ये एलियट वेव पैटर्न नहीं है। इसका एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन आपको इस डायग्राम में देखने को मिलेगा। रूल नंबर 5,
वेव 5 भले ही वेव 3 को क्रॉस करने में नाकाम हो जाए, जिसको हम ट्रंकेशन कहते हैं, लेकिन वेव 3 हमेशा वेव 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसका जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है वो आप इस डायग्राम के अंदर क्लियरली देख सकते हैं। इन एग्जाम्पल्स और डायग्राम की मदद से आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि रूल्स ब्रेक होने पर जो काउंट है वो इनवैलिड हो जाता है और वैलिड एलियट वेव का काउंट कैसे दिखता है। चलिए अब आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। निफ्टी 50 का ये चार्ट आप देख रहे हैं, इसके अंदर मैंने एलियट वेव की जो पैटर्न्स हैं उनको जो वेव्स हैं उनको मैंने आइडेंटिफाई करके मार्क किए। आप देख सकते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन की रियल लाइफ में ये चीज़ कैसे दिखती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी तक एलियट वेव की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं और बात करते हैं मोटिव वेव्स के बारे में। जब बात होती है मोटिव वेव्स की तो फिर हम दो प्रकार की वेव्स की बात कर रहे हैं। एक है इम्पल्स वेव और दूसरे है डायगोनल ट्राइंगल्स। इम्पल्स वेव्स के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये वो वेव्स होती हैं जो कि प्राइस एक्शन को ट्रेंड की डायरेक्शन में पुश करती हैं, जैसे कि वेव 1, वेव 3, वेव 5, ए और सी। अब आते हैं डायगोनल ट्राइंगल्स के ऊपर। ये इम्पल्स वेव का ही एक रूप है, लेकिन सब वेव्स की फॉर्म में एक ट्राइंगल शेप ये ले लेता है। यह शेप कभी असेंडिंग ट्राइंगल हो सकता है तो कभी डिसेंडिंग ट्राइंगल हो सकता है। डायगोनल्स के जो डायगोनल ट्राइंगल्स हैं उसके दो प्रकार होते हैं। पहला है लीडिंग डायगोनल और दूसरा है एंडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल्स ये इम्पल्स वेव के स्टार्टिंग पॉइंट्स में बनते हैं, यानी अक्सर आपको वेव 1 और वेव ए के अंदर ये देखने को मिलेंगे। एंडिंग डायगोनल्स ये चलते हुआ जो ट्रेंड है उसको टर्मिनेट करते हैं, यानी ये आपको आमतौर पर वेव 5 के अंदर और वेव सी के अंदर ही देखने को मिलेंगे। चलिए इसको डायग्राम से समझते हैं। पहली इमेज में आप देख रहे हैं लीडिंग डायगोनल, जहां पे प्राइस ऊपर की ओर बढ़ रहा है और एक ट्रायंगुलर शेप बना रहा है। दूसरी इमेज में ये फिर से लीडिंग डायगोनल है, लेकिन इस बार जो प्राइस एक्शन है वो नीचे की तरफ जा रहा है और ट्रायंगल की शेप ले रहा है। अब देखिए एंडिंग डायगोनल। इस पर्टिकुलर इमेज में जो वेव 5 है उसमें ये एंडिंग डायगोनल बन रहा है और इस डायग्राम में सी वेव भी एक एंडिंग डायगोनल के रूप में दिखाई दे रहा है। जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था, एलियट वेव एक फ्रैक्टल पैटर्न पे चलता है, यानी यहां भी वही बात लागू होती है। ट्रायंगल्स में भी जो सब वेव्स देखने को आपको मिलती है वो एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर चलती है। जो लीडिंग डायगोनल होता है आपका, उसके अंदर जो पैटर्न आपको देखने को मिलेगा सब वेव्स का वो है 5 3 5 3 5 का स्ट्रक्चर, जबकि जो एंडिंग डायगोनल है वो 3 3 3 3 3 के पैटर्न के अंदर चलता है। इस पॉइंट पर आकर मुझे कहना पड़ेगा कि एलियट वेव एक साइंस से थोड़ा सा ज्यादा आर्ट की तरफ जो है ना ज्यादा झुकता है, क्योंकि वेव आइडेंटिफिकेशन काफी हद तक एक एनालिस्ट की नजर पर निर्भर करता है। दो लोग एक ही चार्ट को अलग तरीके से इंटरप्रेटेट कर सकते हैं और यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। अभी तक हमने मोटिव वेव्स को समझा था, अब बारी है करेक्टिव वेव्स की। एलियट वेव में करेक्टिव वेव्स को 4 अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है जिगजैग, दूसरा है फ्लैट, तीसरा है ट्रायंगल और चौथा है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। सबसे पहले बात करते हैं हम जिगजैग पैटर्न के बारे में। यह हमेशा आपको 5 3 5 के स्ट्रक्चर में चलते हुए मिलेंगे, यानी वेव ए के 5 सब वेव्स होंगी, वेव बी में 3 सब वेव्स और वेव सी के अंदर आपको 5 सब वेव्स दिखेंगी इस पैटर्न के अंदर। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वेव बी कभी भी वेव ए के स्टार्टिंग पॉइंट से ऊपर नहीं जानी चाहिए। हालांकि ये एक गाइडलाइन है, रूल नहीं है, यानी कई बार आपको एक्सेप्शंस भी देखने को इसके अंदर मिलेंगे। सामान्य तौर पे वेव सी हमेशा वेव ए के प्राइस एक्शन को ब्रेक करके नीचे जानी चाहिए, लेकिन हर बार ऐसा हो यह भी जरूरी नहीं है। जिगजैग के अंदर आपको वेरिएशंस भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि डबल जिगजैग है, आपका ट्रिपल जिगजैग है। इन दोनों में 2 या 3 एबीसी पैटर्न एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एक कनेक्टिंग वेव के जरिए, जिसको हम वेव एक्स कहते हैं। डायग्राम पर देखें तो ये साफ हो जाता है कि जहां 2 या 3 एबीसी पैटर्न हो वहां एक वेव एक्स के जुड़ने से ये डबल और ट्रिपल पैटर्न के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके बाद आती है बारी फ्लैट पैटर्न्स की। फ्लैट करेक्शंस आमतौर पर 3 3 5 के स्ट्रक्चर में चलती हैं और इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका रेगुलर फ्लैट, दूसरा एक्सपेंडेड फ्लैट और तीसरा है रनिंग फ्लैट।
तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो वेव बी की रिट्रेसमेंट से डिसाइड होता है। फ्लैट पैटर्न में कुछ बेसिक रूल्स हैं। सबसे पहला, वेव ए कभी भी ट्रायंगल फॉर्मेशन में नहीं हो सकती। दूसरा, वेव सी या तो इंपल्स वेव होगी या फिर एंडिंग डायगोनल। चलिए इसको डायग्राम से समझाते हैं। रेगुलर फ्लैट में वेव बी सिर्फ वेव ए के स्टार्टिंग पॉइंट तक ही रिट्रेस करती है और वेव सी लगभग वेव ए के एंडिंग पॉइंट तक ही जाती है। इसके बजाय जो एक्सपेंडेड फ्लैट है उसमें वेव बी वेव ए के स्टार्टिंग पॉइंट से आगे निकल जाती है और वैसे ही वेव सी भी वेव ए के एंडिंग पॉइंट को क्रॉस करके नीचे चली जाती है। जबकि रनिंग फ्लैट के अंदर वेव बी वेव ए के स्टार्टिंग पॉइंट से तो ऊपर चली जाती है, लेकिन वेव सी फेल हो जाती है वेव ए के एंडिंग पॉइंट को ब्रीच करने के अंदर। चलिए अब आते हैं तीसरे टाइप पर, यानी ट्राइंगल्स के ऊपर। देखिए ट्राइंगल्स आपके दो तरीके के हैं, एक है कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल, दूसरा है एक्सपेंडिंग ट्राइंगल। जो आपका कॉन्ट्रैक्टिंग ट्राइंगल है वो फिर तीन चीजों के अंदर डिवाइडेड है। असेंडिंग ट्राइंगल, जहां पे टॉप फ्लैट होता है लेकिन बॉटम धीरे धीरे ऊपर आता है, यानी फ्लैट टॉप और हायर लोस। दूसरा है डिसेंडिंग ट्राइंगल, जहां बॉटम फ्लैट होता है इस बार, लेकिन जो टॉप्स है वो लगातार नीचे आते रहते हैं। तीसरा है सिमेट्रिकल ट्राइंगल, जहां दोनों तरफ से प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी आपको लोअर हाइस और हायर लोस दोनों देखने को मिलेंगे। वहीं एक्सपेंडिंग ट्राइंगल्स में आपको केवल और केवल रिवर्स सिमेट्रिकल ट्राइंगल दिखाई देगा, जहां पर प्राइस हायर हाइस और लोअर लोस बनाता हुआ फैलता हुआ जाता है। और आखिर में आते हैं आपके कॉम्प्लेक्स करेक्शंस। कॉम्प्लेक्स करेक्शन असल में जिगजैग, फ्लैट और ट्राइंगल का ही मिला जुला रूप है। चलिए अब बात करते हैं एलिट वेव थ्योरी के कुछ खास कॉन्सेप्ट्स की, जो कि एडवांस ट्रेडर को समझना जरूरी है। यह है एक्सटेंशंस, ट्रंकेशन, ऑल्ट्रेशन एंड इक्वालिटी। सबसे पहले समझते हैं एक्सटेंशंस को। एक्सटेंशन तब होता है जब कोई भी इंपल्स वेव असामान्य रूप से लंबी खिंच जाती है और उसके अंदर सब डिविजन्स यानी छोटी सब वेव्स साफ दिखाई देने लगती हैं। यह थ्योरेटिकली किसी भी इंपल्स वेव में हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ज्यादातर केसेस में हमें एक्सटेंशन वेव 3 के अंदर दिखाई देते हैं, क्योंकि वेव 3 एलिट वेव में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और सबसे बड़ी और पावरफुल वेव मानी गई है। अगर आप डायग्राम देखें तो वेव 3 एक्सटेंडेड नजर आएगी और उसके अंदर भी एक डिग्री नीचे 5 सब वेव क्लियरली दिखाई देंगी। अब आते हैं ट्रंकेशन के ऊपर। ट्रंकेशन तब होती है जब वेव 5 वेव 3 के हाई को तोड़ने में फेल हो जाती है। चार्ट में यह पैटर्न कुछ इस तरीके का दिखता है, जहां वेव 5 वेव 3 के प्राइस एक्शन को क्रॉस करने के अंदर फेल हो जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एलिट वेव का सबसे स्ट्रिक्ट रूल सिर्फ और सिर्फ वेव 3 के लिए है कि वह हमेशा वेव 1 से बड़ी होनी चाहिए और ट्रेंड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेव होनी चाहिए, लेकिन वेव 5 के लिए ऐसा कोई भी रूल नहीं है। और इसी की वजह से ट्रंकेशन एक नॉर्मल पॉसिबिलिटी है, जो कि बार बार चार्ट्स पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए इसके बाद आते हैं ऑल्ट्रेशन प्रिंसिपल के ऊपर। ये प्रिंसिपल कहता है कि जो करेक्टिव वेव्स का जो नेचर है वो एक दूसरे से हमेशा अलग होता है। अगर वेव 2 बहुत ज़्यादा शार्प और डीप करेक्शन लेती है तो वेव फॉर्म आमतौर पर साइडवेज या फ्लैट होगी, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है। अगर करेक्शन ट्रायंगल के रूप में हो तो वेव 2 और वेव 4 का जो ऑल्ट्रेशन का प्रिंसिपल है वो लागू नहीं होगा। और आखिर में आते हैं इक्वालिटी गाइडलाइन के ऊपर। देखिए इक्वालिटी गाइडलाइन बताती है कि इंपल्स वेव की लेंथ आपस में कैसे रिलेट करती है। अगर वेव 3 एक्सटेंडेड हो तो आमतौर पर वेव 1 वेव 5 लगभग एक बराबर लेंथ की होती है। अगर वेव 1 एक्सटेंडेड हो जाए तो वेव 3 और वेव 5 एक बराबर की आपको देखने को मिलेगी। और लॉजिकली अगर वेव 1 और वेव 3 दोनों ही बराबर हों तो फिर एक्सटेंशन आपको वेव 5 के अंदर देखने को मिलेगी। अब वीडियो को कंक्लूड करते हैं और बात करते हैं एलिट वेव और फिबोनाची रेशियोज के रिलेशनशिप के बारे में। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि एलिट वेव का जो 5-3 का स्ट्रक्चर है वो फिबोनाची रेशियोज पर आधारित है। सोचिए 5 मोटिव वेव्स और 3 करेक्टिव वेव्स मिलकर 8 वेव्स मिलकर बनती हैं और 8 एक फिबोनाची नंबर है। अगर हम एक स्टेप आगे जाएं और इन वेव्स के अंदर सब वेव्स को प्लॉट कर दें और जोड़ें तो मोटिव साइड्स हमें मिलेंगे 21 वेव्स और करेक्टिव साइड मिलेंगे 13 वेव्स, मिलकर टोटल होता है 34 और ये भी एक फिबोनाची नंबर है।
अगर और आगे बढ़ें तो मोटिव वेव्स से 89 और करेक्टिव वेव्स से मिलकर तकरीबन 55 वेव्स निकलेंगी, दोनों को ऐड करेंगे तो 144, और अनसरप्राइजिंगली ये भी एक फिबोनाची सीक्वेंस नंबर ही है। यानी एलिट वेव का पूरा फाउंडेशन कहीं ना कहीं आपको फिबोनाची से जुड़ा हुआ मिलेगा। इसलिए जब भी आप फ्यूचर प्रोजेक्शंस करते हैं तो फिबोनाची रेशियो का इस्तेमाल बहुत पावरफुल साबित होता है। वेव के अंदर कॉमनली 161.8, 200, 261.8, 300 और 361.8 रेशियोज देखने को मिलती है। अगर वेव 1 हमें 100% मान लें तो वेव 3 का जो टारगेट अक्सर आपको देखने को मिलेगा वो 161.8 से लेकर 361.8 तक होता है, जिसमें 161.8 का जो है कॉमन प्रोजेक्शन माना गया है। वहीं करेक्टिव वेव्स को एनालाइज करने के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट जैसे 61.8, 50% और 38.2% का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स में फिबोनाची रेशियोज हर बार परफेक्टली अप्लाई नहीं होती, लेकिन फिर भी ये स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट लेवल्स ट्रेडर्स को ट्रेंड को समझने में और एंट्री एग्जिट डिसीजंस लेने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और याद रखिए, फिबोनाची सिर्फ और सिर्फ वर्टिकली ही नहीं चलता, हॉरिजॉन्टली भी चलता है, यानी टाइम बेसिस के ऊपर भी चलता है। जो आपका टूल है फिबोनाची टाइम रेशियोज, वो भी इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फ्यूचर टाइम साइकिल्स में ट्रेंड रिवर्सल या ट्रेंड कंटिन्यूएशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल माना गया है। अब आखिर में बात कर लेते हैं एलिट वेव थ्योरीज की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। सबसे बड़ी एडवांटेज है एलिट वेव थ्योरी की ये कि ट्रेडर्स को ये एक रोड मैप देता है। मार्केट की पूरी उथल पुथल को आप एक स्ट्रक्चर और लॉजिकल वेज में देख पाते हैं। एक एस्टेब्लिश्ड मेथोडोलॉजी है जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स भी करते हैं। यानी ये वाइडली एक्सेप्टेड है और अपने एनालिसिस के लिए इसको एज अ बेस हम लोग रिलायबली यूज कर सकते हैं। लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी है। एलिट वेव्स में बहुत सारी गाइडलाइंस, आर्बिट्रेरी रूल्स और एग्जम्पशंस आपको देखने को मिलेंगी। यही वजह है कि ये पूरा साइंस से ज्यादा थोड़ा आर्ट्स की तरफ ज्यादा जो है ना ये झुकता है। इंटरप्रिटेशन काफी हद तक एनालिस्ट की नजर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी मेरा मानना यह है कि एलिट वेव आपको मार्केट को समझने में और नेविगेट करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग देगा, लेकिन केवल एलिट वेव के ऊपर निर्भर होकर ट्रेड करना ये कोई समझदारी नहीं है। इसको एक बेस के तौर पर मानकर अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर इंक्लूड करना और दूसरे टूल्स का इस्तेमाल करके फर्दर कंफर्मेशन लेना ये एक राइट अप्रोच होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्लीज शेयर। अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एन इंश्योरेंस एडवाइजर, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है, उसको फिल कर दीजिए एंड आई विल पर्सनली कॉन्टैक्ट यू। तो आज के लिए बस इतना ही। इट्स अ रैप फ्रॉम माई साइड। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय।